सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर विशाल व्यूअर्स और स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपसे मैंने पहले वादा किया था कि मैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी की एक धमाकेदार सीरीज लेकर आऊंगा, तो अपने वादे के अनुसार मैं वो सीरीज लेकर आ चुका हूं। तो फटाफट से बिना देर के अपने दोस्तों के साथ जुड़ जाइए हमारे इस सीरीज में और अपने तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। अगर मैं बात करूं क्लास 12th बायोलॉजी की, तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि क्लास 12th बायोलॉजी कितने मार्क्स की आती है पेपर में। ठीक, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक होता है हिंदी, एक होता है इंग्लिश। ठीक है, ये साइंस साइड के लिए बता रहा हूं, ठीक, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ाना है। तो एक होता है मैथ और या फिर बायोलॉजी। इसके अलावा फिजिक्स होता है। इसके अलावा एक होता है केमिस्ट्री। तो ये 5 सब्जेक्ट हो गए, जिसमें से अगर हम बात करें कि हिंदी कितने मार्क्स की आती है तो 100, ये भी 100 मार्क्स का। बायोलॉजी आता है 70 मार्क्स का, लेकिन अगर कोई मैथ ले रहा है तो उसको 100 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, फिजिक्स भी 70 मार्क्स की और केमिस्ट्री भी 70 मार्क्स की। ठीक है, अब 30 कहां जाता है? तो 30 इसमें प्रैक्टिकल रहता है। 70 मार्क्स का पेपर, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो बायोलॉजी हमारा वो सब्जेक्ट है जो आपका 70 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसका सिलेबस क्या है, मतलब क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, कितनी चीजें, तब हमको 70 नंबर मिलेगा। तो हम बात करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी के सिलेबस पर। हेडिंग लगा लीजिए सिलेबस, और सिलेबस पर आपसे डिस्कशन मैं करूंगा। क्योंकि आज पहली क्लास है तो आज सिलेबस पर ही पूरी चर्चा करेंगे। सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा, आपको यह समझ में आएगा सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर जब चर्चा शुरू होनी चाहिए तो शुरू इसलिए हो कि मतलब ये पता चले कि जो बायोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th में, ये हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। और फिर आपको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपको एक बार लग गया कि मुझे पढ़नी चाहिए, फिर आप पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए सिलेबस, और सिलेबस में जो पहला चैप्टर आता है वो पहला चैप्टर ही है आपका, पहला चैप्टर आता है पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। कौन सा चैप्टर है पहला? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पहले जीवों में जनन एक चैप्टर था, वो अब कट गया है। ठीक, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो जीवों में जनन। अब ये क्या है जीवों में जनन? मैं लिख दे रहा हूं यहां पर सिलेबस, जीवों में जनन एक चैप्टर डाल दे रहा हूं इसमें, लेकिन असल में अब ये है नहीं सिलेबस में। ठीक है, लेकिन हम पढ़ते समय इसको जरूर पढ़ेंगे, जीवों में जनन। इससे क्या होगा, इससे एक रहेगा, मतलब आपको एक बेसिक वो पता चल जाएगा कि मतलब जनन क्या है, जनन कितने टाइप का होता है। ठीक, इसमें यही चीज समझेंगे, जीवों में जनन बिल्कुल जनन का बेसिक स्तर है। ठीक, इसमें समझाएंगे कि जैसे लैंगिक जनन है तो उसमें क्या होगा, अलैंगिक जनन है तो उसमें क्या होगा। ठीक है, जनन क्या है, क्या आवश्यकता है जनन की, आप पढ़ेंगे इसमें। जो हाई स्कूल में आपने पढ़ा था, जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा था कायिक जनन एक पढ़ा था, ठीक, विखंडन पढ़ा था, मुकुरन पढ़ा था, पुनरुद्भवन पढ़ा था, तो ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे जीवों में जनन में। फिर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो हमको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा कि लैंगिक जनन क्या है। इसलिए हम कहां से शुरू करेंगे, इसलिए हम शुरू करेंगे सबसे पहले कि जनन क्या है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि लैंगिक जनन क्या है, क्या इसके अलावा कोई अलैंगिक जनन भी होता है, हम ये समझेंगे। अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि सिलेबस में है नहीं, यहां से मेन चीज शुरू होगी। इसके आगे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सिलेबस में एक है मानव जनन, एक चैप्टर कौन सा है, मानव जनन। इसके अलावा अब मानव जनन में क्या पढ़ेंगे, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले भी मैं आपको जब शुरू करूंगा तो बताऊंगा कि पुष्पीय पादप क्या है, क्या और कई टाइप के पादप होते हैं, पादपों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, फिर आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टोगैमस क्या है, फिनेरोगैमस क्या है, ये सारी चीजें।
फिर पढ़ेंगे मानव जनन, यहां पर पढ़े कि पुष्प में जनन कैसे होता है, फिर यहां पर पढ़ेंगे कि मानव में जनन कैसे होता है, और इसके बाद में हम देखेंगे जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य। अब जनन स्वास्थ्य, अब इतनी 4 चैप्टर आपने देखा, 1 2 3 4। अब ये चारों चैप्टर मिला करके क्लास 10th में सिर्फ एक चैप्टर बन जाता था। क्लास 10th में, आप क्लास 10th का पेपर दे के आए हैं, तो क्लास 10th में जब आपने पढ़ा था, तो क्लास 10th में जो पढ़ा था वो एक चैप्टर था। ये क्लास 10th में था जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, और ये जो टॉपिक था जीव जनन कैसे करते हैं, ये एक चैप्टर आकर के क्लास 12th में 4 चैप्टर बन गया। समझ में आई बात? जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि ये एक चैप्टर जो था ये यहां पर आकर के 4 चैप्टर बन गया। ठीक, यानी कि बात जो आपने हाई स्कूल में पढ़ी थी वही है, बस उसको थोड़ा हाई लेवल पर पढ़ना है। लेकिन टेंशन की बात नहीं, अगर आपने हाई स्कूल नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ाऊंगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जीव में जनन। अब जीवों में जनन हाई स्कूल में आपने पढ़ा था ये सारी चीजें, लेकिन अब यहां पर भी मैं आपको शुरुआत से बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद में तो ये आप नोट कर लिए हैं कि क्लास 10th में जीव जनन कैसे करते हैं। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एक लिंकेज हो जाएगा, मतलब आपको एक पता चल जाएगी कि कहां से हमको आगे कंटिन्यू करना है। मैं आपको पढ़ाने का अपना तरीका बताऊं, देखो ऐसे होता है कि जैसे क्लास यहां 0 से पढ़ना शुरू किया, क्लास 10th तक पढ़े, इसके बाद में आप आ गए हैं क्लास 12th में। ठीक, तो मान लिया कि आपके ज्ञान का अगर स्तर देखें तो आपके ज्ञान का स्तर यहां है। ठीक, क्लास 10th अगर आप पास किए तो मान लिया आपके ज्ञान का स्तर यहां है। अब मैं क्लास 12th अगर पढ़ाना शुरू करूं तो मैं यहां से आगे बढ़ा सकता हूं। ठीक, क्योंकि ऐसे करना चाहिए, लेकिन मान लिया कि आपने यहां इतना कंप्लीट नहीं किया है, तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। और बेसिक से शुरू करूंगा इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक में ही बैठा रहूंगा, बेसिक से जाएगा एडवांस लेवल पर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें बहुत टाइम नहीं देंगे, लेकिन शुरुआत के लिए समझना जरूरी है। अब इसके आगे इसको मैं मिटाल दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है। अब देखो इसके आगे जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर 4 चैप्टर बन गया। ठीक, अब इसके आगे आपने एक चैप्टर और पढ़ा होगा, मेंडल के नियम से संबंधित एक चैप्टर पढ़ा होगा। आनुवंशिकता कोई चैप्टर पढ़ा था, आनुवंशिकता, आनुवंशिकी या वंशागति जिसको कहते हैं, जिसमें आपने मेंडल के नियम पढ़े थे, विभिन्न शब्दावलियां, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, परीक्षण संकरण, बहुसंकर संकरण, तो ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो इससे संबंधित एक चैप्टर यहां पर भी है। अब उस चैप्टर का जानते हैं क्या नाम है, उस चैप्टर का नाम है वंशागति और विविधता। अब इसमें आपको मेंडल का नियम वगैरह फिर से पढ़ना है, और जैसे मतलब हाई स्कूल में पढ़े थे मेंडल का नियम, ऐसे ही यहां है, बस थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे, बेसिक भी है एडवांस भी है। तो वंशागति और विविधता, इसके आगे एक चैप्टर आपको पढ़ना है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, यह है वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, वंशागति का आणविक आधार। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें आपने हाई स्कूल में अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा हिंट दे दूं, आपने पढ़ा होगा डीएनए पढ़ा होगा, थोड़ा सुना होगा ना नाम, आरएनए पढ़ा होगा, हो सकता है इसमें अंतर भी पढ़ा हो। तो यही डीएनए आरएनए सारी चीजें, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, अनुलेखन, अनुवादन, बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी। बहुत ही लंबा चैप्टर है, और मैं बात करूं तो पूरे चैप्टर्स में से जितने सारे चैप्टर आपके सिलेबस में हैं, एक ये चैप्टर और एक और चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी। इस चैप्टर को माना जाता है कि बहुत कठिन चैप्टर है, लेकिन मैं आपको जिस अंदाज में पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर और वो चैप्टर बिल्कुल मतलब आसान हो जाएगा। ये सारी चीजें भी आसान होंगी, लेकिन ये चैप्टर और आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, तो डीएनए आरएनए इस सब के बारे में, प्रोटीन के बारे में, क्या होता है प्रोटीन, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, आरएनए कैसे बनता है, जीन प्रतिलिपिकरण क्या है, प्रोटीन संश्लेषण क्या है, अनुलेखन क्या है, अनुवादन क्या है, ये सारी चीजें। तो इसमें आप पढ़ेंगे बेसिक चीज, मतलब वंशागति का बेसिक चीज पढ़ेंगे, मतलब वंशागति में किन किन शब्दों को जानना जरूरी है। जैसे आपको नहीं पता है कि जीन क्या है, और बार बार इसमें जीन आ रहा है, जीन आ रहा है, कि फलाने ने जीन के बारे में ऐसा कर दिया, इसको
इस जीन को चेंज कर दिया गया है, इस जीन को बदल दिया गया है, इस जीन में खराबी है, एक संकर संकरण कराना है, मेंडल ने 2 संकर संकरण पर प्रयोग किया। तो ये सारी चीजें पहले आपको समझनी होगी कि बेसिक क्या है। फिर उसके बाद में जब यहाँ बेसिक समझ जाएंगे, फिर उसके बाद में जब आगे पढ़ेंगे पूरा कहानी टाइप से कि मतलब डीएनए की आगे खोज कैसे होती है, फिर डीएनए की खोज के बाद में डीएनए का नामकरण कैसे पड़ता है, क्यों उसका नाम न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे देखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल क्यों उसका नाम है, उसके बाद में डीएनए के बाद आरएनए की खोज कैसे हुई, ठीक। ये सारी चीजें फिर कैसे पता चला कि मतलब डीएनए ही किसी सजीव का जो होता है वंशागति का आणविक आधार होता है, क्या आरएनए भी किसी जीव में आनुवंशिक आधार होता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे कि पहले कौन मतलब वंशागति का आणविक आधार माना जाता था और आज कौन वंशागति की इकाई मानी जाती है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। अब इसके बाद में ये वंशागति का आणविक आधार निपट गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे एक चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, एक चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अब इससे पहले एक चैप्टर मतलब पहले के बीच में कट गया था, अभी जुड़ा है नहीं, तो मतलब मैं यहीं पर पहले इंक्लूड कर देता हूं, फिर उसको पढ़ाऊंगा। विकास, एक चैप्टर है पहले विकास, इवोल्यूशन। इस चैप्टर के बाद में है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसको अपने में ठीक कर लेना, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो एक चैप्टर है विकास। अब विकास में क्या पढ़ेंगे, जैसे विकास में आपको मैं आगे बताऊंगा, अभी सिलेबस जब डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा। विकास में आपको पढ़ना है कि आज जैसा मानव है क्या ऐसा ही हमेशा था, ठीक है। क्या हमारे पूर्वज बंदर थे, अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि मतलब बंदर से हम इंसान बन गए। जब बंदर का बेटा बंदर ही होता है तो फिर इंसान का बच्चा अगर इंसान ही होता है तो फिर बंदर से इंसान बने कैसे, ये उत्परिवर्तन क्या है, ये उद्विकास क्या है, ये सारी चीजें समझेंगे। इसी में समझेंगे हम कि ह्यूमन का मतलब पूर्वज कौन कौन से थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, होमो क्रो-मैग्नन, होमो निएंडरथल, होमो सेपियंस, ये सारी चीजें देखेंगे हम, ठीक। इसके बाद में हम देखेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इसमें टीका, कैंसर, एचआईवी, एड्स, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, फाइलेरिया, बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी, ठीक है। एड्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर एड्स नहीं है, एड्स है यहाँ पर। अगर किसी के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा तो जनन स्वास्थ्य में हम पढ़ेंगे एड्स, क्योंकि वो जनन अंग से संबंधित रोग है तो वहां है। अब मानव स्वास्थ्य एवं रोग में आप नॉर्मली बात करेंगे, ठीक, जान पाए। अब इसके आगे इतना समझ में आया, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अब मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बाद में एक चैप्टर आपका आता है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बाद में एक चैप्टर आपका है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीतियां, या कहीं कहीं मतलब प्रोग्राम लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। या प्रक्रम कैसे हैं, मतलब खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या क्या सरकार ने किया है, क्या क्या वैज्ञानिक खोज नई नई हो रही तो कैसे कैसे खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। इसी में आप पढ़ेंगे पादप प्रवर्धन क्या है, कैसे किसी पादप को उगाया जाता है, कैसे हम मतलब क्या काम करते हैं कि ज्यादा मतलब कोई फसल पैदावार दे, ठीक। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। इसी में है नहीं सिलेबस में, बट मोटे तौर पर समझाने के लिए आपको मैं हरित क्रांति का भी उदाहरण लेकर के समझाऊंगा, श्वेत क्रांति लेकर के समझाऊंगा, मधुमक्खी पालन आप इसमें समझेंगे थोड़ा मोड़ा, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में आपको जो सिलेबस में है, सिलेबस आ गया आपका, तो नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पड़ेगा, कहां तक हम पहुंच गए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीतियां। अब इसके बाद में एक चैप्टर है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीवों के बारे में आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, ठीक। जीवाणु वगैरह के बारे में, विषाणु वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, कवक के बारे में पढ़ा होगा, शैवाल के बारे में पढ़ा होगा। यहां पर पढ़ना है कि मानव के कल्याण में, ठीक है। क्या लिखा है चैप्टर में आपके कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब ये मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कैसे होता है, कैसे मतलब इसमें हम सीखेंगे कि कैसे किसी बैक्टीरिया का उपयोग करके या किसी चीज का उपयोग करके
हम जो ये पनीर बनाते हैं इसमें कौन सा बैक्टीरिया लगता है, हम जो ये ब्रेड बनाते हैं इसमें क्या लगता है, ठीक, किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। मैं आपको यहीं पे है नहीं पर बताऊंगा आपको कि सिलेबस में आपके नहीं है वैसे, जैसे शैवाल का यूज करके, कवक का यूज करके कैसे आज नई दवाइयां बनाई जा रही हैं जिससे आदमी की उम्र कम बढ़ती है, ठीक। उम्र बढ़ने का मतलब यह नहीं, मतलब आप एजेड कम लगेंगे, उसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं उस शैवाल को, उस कवक को, ठीक। उससे क्रीम बहुत सारी बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे। इसके आगे एक चैप्टर है आपका, इसके आगे जो चैप्टर है वो है जैव प्रौद्योगिकी। उस चैप्टर का क्या नाम है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। मतलब जैव प्रौद्योगिकी जो है ये दो चैप्टर में है, एक है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम और एक चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी व इसके उपयोग। अब जैव प्रौद्योगिकी व इसके उपयोग नहीं, मैं जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। अब इसमें मतलब हम पढ़ेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी, इसको कहते हैं अंग्रेजी में बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी जो होती है ये कैसे मतलब हम यूज इसका करते हैं, फिर कैसे कैसे हम नई नई चीजें आविष्कार ऐसा कर रहे हैं, इसी में आप पढ़ेंगे। जैसे आप मतलब एक समस्या है आपके पास, जैसे कि आप कोई फसल बो रहे हैं, ठीक, जैसे कि आप कपास बोए या आप टमाटर बोए, ठीक, या आपने मक्का बोया। अब उसमें कीड़े लग जा रहे हैं, तो वैज्ञानिकों ने ऐसा काम किया कि मतलब उसमें आनुवांशिक लेवल पर, ठीक है, जीन ही उसका चेंज कर दिया। अब जीन क्या है पहले यहां समझेंगे, फिर इसके बाद में देखेंगे कि जीन कैसे चेंज कर देते हैं, ठीक। इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसमें पढ़ेंगे कि जीन कैसे अलग करेंगे, जीन को कैसे पहचानेंगे, फिर उसके बाद में पहचानने के बाद में जीन कैसे उसको अलग करेंगे, उसके स्थान पर कैसे नया जीन जोड़ेंगे, ये सिद्धांत एवं प्रक्रम में है। फिर जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग में आपको पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, कि ऐसे पौधे बन गए हैं जो खुद ही कीटनाशी है, मतलब उन पर कीटनाशक का अतिरिक्त उपयोग करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई कीट आएगा तो पहले ही मार दिया जाएगा, ठीक है। इसके इस चीजों को पढ़ेंगे, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। अब इसके बाद में जो आपका चैप्टर आता है वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये पूरी यूनिट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। अब इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट वैसे तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आपके हमें 4 चैप्टर में दी गई है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, और ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ा था। आपको मैं याद दिलाऊं कि आपने एक चैप्टर पढ़ा था हमारा पर्यावरण, अवर इन्वायरमेंट। आपने उसमें पढ़ा था कि पर्यावरण क्या है, पारितंत्र क्या है, पारितंत्र कितने प्रकार का होता है। उसी में आपने पढ़ा था खाद्य श्रृंखला क्या है, ठीक, खाद्य जाल क्या है। उसी में आपने पढ़ा था कि पोषी स्तर क्या होता है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, ठीक। उसी में आपने पढ़ा था एक चैप्टर ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था कहीं। उसी में आपने ओजोन परत का क्षय यानी कि क्षरण पढ़ा था, कैसे कैसे हम पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। अब उसी को मतलब एडवांस लेवल पे यहाँ पे पढ़ना है, और इससे भी एडवांस लेवल पर आपको अगर पढ़ना होता है तो आप कहाँ जाते हैं, यूपीएससी में जब आप जाते हैं तैयारी करने, तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये सारी चीजें मतलब एक पूरा अलग कह सकते हैं कि विषय ही है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, और उससे भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो सबसे पहला चैप्टर आएगा आपका वो है जीव और समष्टियां, जीव एवं समष्टियां। अब जीव क्या है, समष्टि क्या है, व्यष्टि क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। इसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि मतलब निकेत क्या है, सदन क्या है, आप ऐसे पढ़ेंगे कि आवास किसे कहते हैं, ठीक है। आप बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। इसमें और पढ़ेंगे कि मतलब खाद्य श्रृंखला के प्रकार कितने हैं, समझ गए, कैसे कैसी खाद्य श्रृंखला है, चारण खाद्य श्रृंखला क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद में एक चैप्टर आपका आएगा पारितंत्र। अब ये सब जो मैं बता रहा हूं ये चारों चैप्टर नीचे वाले, जो ये 1 2 और 4 चैप्टर नीचे के हैं, तो ये सारी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में ये सारे चैप्टर आएंगे, ठीक है। इसके आगे एक चैप्टर है जैव विविधता, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, यौन संरक्षण, जैव विविधता एवं
संरक्षण या वा संरक्षण लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। जैव विविधता व इसके संरक्षण, कैसे संरक्षण करेंगे। और एक चैप्टर है पर्यावरणीय मुद्दे। पर्यावरणीय मुद्दे, अब पर्यावरणीय मुद्दे में क्या है, जैसे मतलब आज हम देखेंगे कि भारत जो है उसकी राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली सिर्फ भारत में ही नहीं कि सबसे ज्यादा प्रदूषित है, पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में आती है। और मैं आपसे ये भी बता दूं, आप हो सकता है जानते हो ना जानते हो, इसी में आप पढ़ेंगे कि AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप सर्च करेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जितने भी विकसित देश होते हैं, जितनी विकसित कंट्रीज होती हैं, उनका AQI 50-60 बहुत होगा तो इतना रहता है, 50 से नीचे ही रहता है। अंडर 50 अगर है तो अच्छा माना जाता है AQI, यानी वायु की गुणवत्ता। एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब वायु गुणवत्ता सूचकांक। अब हमारे यहाँ अगर AQI देखेंगे, दिल्ली उल्ली का AQI अगर आप देखेंगे तो 400-500 चला जाता है। सोचिए कहाँ 50 के अंदर माना जाता है ठीक, और कहाँ 400-500 चला गया, कहीं कहीं पर तो 700-800 AQI चला जाता है। आप अपने घर के अगर आसपास के क्षेत्र के AQI चेक करें तो 150-200 के आसपास मिलेगा। सोचिए हम कितनी प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं, और क्या क्या इससे समस्या है, कौन कौन से मुद्दे खड़े हो रहे हैं। इससे आप सीखेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ये सारी चीजें आप पर्यावरणीय मुद्दे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे ये तो बता चुका कि ये हमारा सिलेबस है, ठीक, इतनी चीजें हमको पढ़नी है। अब इतनी बात आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और चाहें इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इतनी चीजें पढ़नी है। अब आपका क्वेश्चन अगर आए कि सर क्यों पढ़नी है इतनी चीजें, ठीक है, तो ये चैप्टर जैसे है जीओ में जनन, अब इतना आप एक यूनिट मान ले अलग से, ठीक है। मैं आपको जैसे बता रहा हूं, मैं जैसे पढ़ाऊंगा आपको, ये मेरे साथ जब पढ़ेंगे तो इतना एक चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको कोई बार बार मतलब ये नहीं कहूंगा कि अब ये चैप्टर आ गया वो चैप्टर आ गया, इससे मतलब नहीं। आप बायोलॉजी को बायोलॉजी की दृष्टि से पढ़ें, आप बायोलॉजी को क्लास 10th की दृष्टि से या क्लास 12th की दृष्टि से बिल्कुल ना पढ़ें। और मैं एक चीज आपसे और बता दूं, आप सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ें, आप विषय को समझने के लिए पढ़ें। और क्यों समझें, क्योंकि ये समझ आपके लिए जरूरी है, इससे आपकी जो मानसिक स्तर जो आपका है वो उठता है, आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं ये सारी चैप्टर को पढ़ करके, ठीक है। तो ये सारा जो एक चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद में ये एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा। विकास एक अलग चैप्टर है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, और मानव स्वास्थ्य एवं रोग ये अलग चैप्टर है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीतियां, और ये एक चैप्टर है। फिर इसके बाद में जैव प्रौद्योगिकी, ये पूरा जैव प्रौद्योगिकी है, तो जैव प्रौद्योगिकी जब पढ़ेंगे तो साथ में इसको देखेंगे। और ये पूरा चैप्टर ये अलग मत समझना, इसको समझ लेना कि ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर को मिला करके आप क्या कह देंगे कि ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी हम पढ़ रहे हैं। जब ये पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब इसमें आपको ये नहीं कि मेरे सिलेबस में ये चीज तो नहीं है, अगर समझने के लिए जरूरी है तो वो पॉइंट भी डिस्कस किया जाएगा, भले सिलेबस में हो या ना हो। क्योंकि आपको समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, क्योंकि आपके अंदर फैक्ट की कमी होती है, क्योंकि आप सिलेबस पर ध्यान देने लगते हैं कि ये पॉइंट है इसको उठाओ पढ़ लो, ये सिलेबस के लिए हो गया, इतना आएगा इतना लिखना है। फिर आप रट्टा मार पढ़ते हैं। और आपने सुना होगा कि बायोलॉजी बहुत रटने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए मैथ ले लो। मैथ की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं कि मैथ नहीं पढ़ना चाहिए, मैथ भी अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन आप कहें कि ये सारी चीजें रटने वाली हैं इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, तो बिल्कुल गलत है। मैं क्यों पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, और इतना ही मैं बताऊंगा, फिर आपकी क्लास खत्म कर दूंगा। कल से मैं चैप्टर 1 से डिस्कस करना शुरू करूंगा। तो अगर आप ये देखें कि जनन हमारे लिए क्यों समझना अनिवार्य है, जनन, तो सबसे पहले मैं आपसे बताऊं कि जनन अगर जनन नहीं होता तो इस प्रकृति में जितनी आप मानव देख रहे हैं, जितनी आबादी, ये नहीं होती। तो क्या इस चैप्टर में यह बताया जाएगा कि आप जनन करो और बच्चे पैदा करो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मतलब ये नहीं कि जनन करो बच्चे पैदा करो, इसको प्रमोशन देने के लिए चैप्टर है। ये चैप्टर इसलिए है कि तुम जान जाओ कि जनन क्या है, फिर तुम्हारी मर्जी जनन करो या मर्जी जनन ना करो, तुम्हारी मर्जी बच्चे पैदा करो, मर्जी बच्चे ना पैदा करो, ठीक है। हाँ, बस उसको समझाने के लिए कि जनन का उपयोगिता क्या है, जनन कैसे करें, अच्छे तरीके से जनन कैसे किया जाता है, ठीक।
ये सारी चीजें आपको सिखाने के लिए है। और मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें ऐसी है जिस पर ना सिलेबस में ज्यादा दिया भी रहता है तो क्लासेस में चर्चा नहीं होती, और ना ही समाज में आपको देखेंगे कि चर्चा होती है। इसी के साइड इफेक्ट आप देखेंगे कि मतलब बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। आज का युवा पूरी तरीके से मानसिक रूप से मतलब ग्रस्त है इसी में, क्योंकि ये चैप्टर को समझा नहीं है। ये 4 चैप्टर अगर आपने मेरे साथ पढ़ लिए तो आप बिल्कुल मतलब ऐसा मैं बता दूं कि आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, पर एक अच्छे इंसान बन जाएंगे आप, एक जिम्मेदार नागरिक हो जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि क्या बात क्या है आखिर। इस चैप्टर को पढ़ने का ना पढ़ने का जो नतीजा है, आप गूगल कर लीजिए कि कितनी महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से मरती हैं प्रतिवर्ष। आप हैरान हो जाएंगे। 70 से 75,000 78,000 के आसपास महिलाएं हर वर्ष भारत में मर जाती हैं सर्वाइकल कैंसर से। ठीक, लोग के अगर किसी जेनेटिकल आर्गन में, अगर कोई जननांग में अगर कोई समस्या होती है तो लोग खुल करके बता नहीं पाते। इसके बाद में उनको क्या होता है, कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, मर जाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें खुल करके बोलनी पड़ेंगी और खुल करके हमको इसको सीखना पड़ेगा, कि ताकि हमको ये पता चले कि बात है क्या आखिर। ठीक है, ये सारी चीजें जब नहीं पढ़ाई जाती हैं तब एक युवा अपना रास्ता भटक जाता है, क्योंकि युवा के अंदर ऐसी चीजें तो आएंगी आएंगी। कोई भी अगर है तो प्राकृतिक रूप से व्यवस्था है भाई कि उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। हार्मोनल चेंज होंगे धीरे धीरे, उसके अंदर मैच्योरिटी जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे क्या होगा कि यौनावस्था शुरू होगी, उसके अंदर ये सारे ख्याल आएंगे। अब अगर उसको ये समझाया नहीं गया कि ये सारी चीजें हैं क्या, उसको बस ये बोल दे अरे ये तो गंदी चीज है, ये बेकार चीज है, इस पर बात मत करो, तो वो सामने बात नहीं करेगा, पर उसके साइड इफेक्ट ये होंगे कि उसके दिमाग में यही सब चलता रहेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। आप मैं ये सारी चीजें पढ़ाते हुए मैं बताऊंगा आपको बहुत सारे सामाजिक मुद्दे। मैं बायोलॉजी को बताऊंगा कि अपने जीवन में कैसे उतारें। ये जो जनन चैप्टर है इसको जीवन में क्या उपयोगिता है। ठीक, मैरिटल रेप क्या होता है, वैवाहिक बलात्कार क्या होता है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। ठीक, इसको रोकने का मैं बताऊंगा कि एक ही उपाय है कि इसको पढ़ाओ। इसको पढ़ाए बिना आप नहीं रोक सकते हैं। ठीक, आपको मैं बताऊंगा कि ऐसी कौन से ऐसे रोग हैं, जैसे मतलब आप देखेंगे कि स्तन कैंसर होता है। बहुत सारे दिनों तक तो महिलाएं बता ही नहीं पाती कि स्तन कैंसर है, फिर बाद में रोग गंभीर हो जाता है, फिर बचने की संभावना खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें कि इन सारी चीजों पर खुल करके चर्चा होनी चाहिए। इवन मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पिछले अगर ग्रंथ देखें, आप बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ देखें, जैसे मैं आपको ध्यान आ रहा है बता दूं, पंचतंत्र आप देखें विष्णु शर्मा की, तो उसमें लिखा है साफ साफ कि आप कामसूत्र कामशास्त्र की शिक्षा पाए बिना आप एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते। कामशास्त्र की शिक्षा क्या है, यही सब शिक्षा जिसको आप सेक्स एजुकेशन कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें जब तक आपको नहीं सिखाई जाएंगी। इवन मैं आपको ये बताऊं कि खजुराहो एक मंदिर है, आप सर्च कर लेना, मध्य प्रदेश में, जहां पर ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हैं यहाँ पर, इन सारी चीजों को समझाने के लिए उसको मंदिर में बनाया गया। बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई। ठीक है, अलग अलग मूर्तियां बनाई गई, उसके माध्यम से समझाया जा रहा है कि बेटा ये है ये है, क्योंकि वहां पर लोग जा रहे हैं। सोचिए कि जिस भारत में ऐसी संस्कृति थी कि जहां मंदिरों में भी इस चीज को स्थान दिया गया, आज उसको आप जबान से बोलना नहीं चाहते, कहते हैं ये बहुत गंदी चीज है। भाई गंदी चीज अगर होती तो मंदिर में क्या कर रही होती बताइए। आज के हजारों वर्ष पहले अगर हमसे ये कहा गया कि भाई इस चीज को पढ़ना चाहिए, ये जरूरी चीज है, उसको मंदिर तक में स्थान दिया गया। आज हम अपने जबान से बोलना तक नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको शायद क्लियर हो रहा होगा कि मतलब अगर एक अच्छा नागरिक बनना है, एक सही जीवन जीना है, अपने संबंध सही रखने हैं, पति पत्नी का क्या संबंध है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्या संबंध है, कैसे हमको एक रिश्ते रखने चाहिए, कैसे एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीजें जब आप ये पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। ठीक, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो होती है, ठीक, जो पीरियड्स में ऐसी कोई गड़बड़ी हो जाती है कि लड़कियां मतलब बता नहीं पाती जब छोटी रहती है, तो इस कारण से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिनसे कई लड़कियों की तो डेथ भी हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप खुल करके बोल पाए, खुल करके बता पाए, लोग समझ पाए इसको, इस कारण से ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। आप अपने माता पिता को देखेंगे तो इन सारी चीजों पे आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनके आपके माता पिता
आप भी अगर नहीं पढ़ेंगे इन सारी चीजों को, आप जानते ही नहीं हैं, तो अपने बच्चों को क्या बताएंगे? फिर उनकी भी पीढ़ी ऐसे रहेगी, वो भी आगे ऐसे ट्रांसफर कर देंगे, तो ये अंधेरे से अंधेरे का ही जन्म होगा, अज्ञानता से अज्ञानता बढ़ेगी। और भूलो मत, भारत बहुत खुले विचारों वाला रहा है, तो भारत में ये सारी चीजें पढ़ना कोई बहुत गुनाह नहीं है। तो कोई धार्मिक दृष्टि से भी अगर देखे कि कहे इसके मेरा धर्म आहत हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं भाई। जब सरकार किसी मंदिर में उसको स्थान दे रही है, उसका टिकट दे रही, कुछ बुराई नहीं है पढ़ने में। आगे मैं पढ़ाऊंगा तो और बताऊंगा कि क्यों ये चीजें पढ़नी चाहिए, क्या उपयोगिता इसकी है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे कि इतने में पूरे में यहां पर आप देखेंगे कि संतान पैदा हो गई। संतान पैदा होने के बाद में उसके स्वास्थ्य से संबंधित उसको देखेंगे कि मतलब क्या क्या उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। आप ये देखेंगे इसमें जनन स्वास्थ्य चैप्टर में आपने पढ़ा होगा परिवार नियोजन, क्लास 10th में। जनन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एड्स, ठीक, या नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे होता है। एड्स का अगर नाम लो तो मतलब बहुत लोग ऐसे देखेंगे कि मतलब क्या बोल दिया एड्स, ठीक, ये कैसे होता है, ठीक है, क्या इसका लैंगिक रिलेशन से ही लेना देना होता है या और कई कारण है एड्स के, ठीक है। क्योंकि जब आप एड्स की बात करते हैं तो ऐसे आप समझ जाते हैं अरे लैंगिक कोई संबंध रहा होगा तो इसलिए ऐसा होगा, ऐसी बात नहीं है। फिर बिल्कुल ऐसी बात है एड्स में, ठीक है, पर यही बात नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक, कि सिर्फ लैंगिक संबंध से ही एड्स होता है, कई और कारण है, कैसे उनको रोका जा सकता है, ठीक। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि वंशागत एवं विविधता। अब इसमें जो आप चैप्टर देखेंगे कि मतलब आप देखेंगे कि एक संतान पैदा हुआ, अब संतान को आप पैदा होते के अरे भैया मम्मी का परा है, क्या कहते हैं पापा के जैसा है, तो ये कैसे आप जान पाए कि मतलब क्या ऐसा उसमें है पापा के यहाँ से जो आ गया यहाँ पे, आप कैसे जान पाएंगे कि ये पापा के तरीके से है मम्मी के तरीके से है, ठीक। उसी में आप पढ़ेंगे कि जीन की क्या उपयोगिता है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ये सारी चीजें आप इसमें समझेंगे, ठीक। और प्रोटीन संश्लेषण क्या है, कैसे डीएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए बनता है, ये सारी चीजें, ठीक। फिर इसके बाद में जब आप देखेंगे कि माता पिता हमारे ऐसे हैं और हम उनसे कुछ समानताएं रखते हैं, और फिर आप में एक चीज और देखेंगे यहाँ पे कि उत्परिवर्तन क्या है, ठीक है, मतलब कैसे कोई चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे माता पिता है सेम टू सेम तो बच्चा नहीं होगा ना, लैंगिक जनन जब होता है आप पढ़ाऊंगा मैं, तो लैंगिक जनन में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं आ जाती है, कैसे आ जाती है, उत्परिवर्तन क्या होता है, ठीक। फिर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कैसे नई प्रजातियां बनती हैं, ये चैप्टर है आपका उद विकास। उद विकास चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे कैसे धरती पर जीवन आया, शुरुआत में कैसे मतलब डीएनए बना, आरएनए बना, कैसे कैसे कोशिका का विकास हुआ, एक कोशिका कैसे आई, कैसे उससे बहुकोशिकीय संरचना बनी। आप बिल्कुल मतलब अगर ये चीजें पढ़ोगे तो आपका अंधविश्वास हट जाएगा, आपका भ्रम हट जाएगा कि हमको किसी ऊपरी शक्ति ने यहाँ भेजा है, ठीक। तो ये सारी चीजें हटाने के लिए, अंधविश्वास हटाने के लिए, जानने के लिए चीजें पढ़ें, ठीक। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसमें आप बहुत सारे रोगों की चर्चा करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि टीका क्या है, वैक्सीन क्या है, कैंसर क्या है, एचआईवी क्या है, एड्स, एड्स तो यहाँ देख लिए, मतलब यहाँ पे देखेंगे फाइलेरिया देखेंगे, ठीक, इन्फ्लुएंजा देखेंगे। इसमें आप देखेंगे कि मलेरिया क्या है, इसमें आप एक देखेंगे कि मलेरिया परजीवी जो होता है उसका जीवन चक्र देखेंगे, बहुत सारी चीजें, कैसे मलेरिया फैलता है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीतियां। इसमें आप देखेंगे खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने क्या किया है, ठीक। इसमें आप देखेंगे कि पादप प्रवर्धन कैसे कराया जा रहा है, कैसे कैसे नए नए पादपों का विकास किया जा रहा है, कैसे कैसे मतलब बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कैसे कैसे हम एडवांस लेवल पर जाकर के मतलब एक पौधा है जितनी उसकी क्षमता है हम कैसे कुछ तरीका अपना रहे हैं कि इसकी क्षमता से भी ज्यादा उपयोग हम मैंने इसका कर पाए, पादप का उत्पादन ज्यादा कर पाए, ये सारी चीजें देखेंगे। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें आप पढ़ेंगे कि पनीर कैसे बनती है, ठीक, ब्रेड कैसे बनता है। आप कहेंगे सर पनीर ब्रेड ही नहीं, बहुत सारी चीजें उपयोगिता में है। जैसे आप नाम सुना होगा आपने बायोगैस, अभी सिलेंडर की महामारी जब पड़ी, अगर बायोगैस होता तो हमको सिलेंडर की इतनी महामारी नहीं झेलनी पड़ती। तो बायोगैस क्या है, कैसे बनाया जाता है बायोगैस, बायोगैस में जो है मीथेन गैस कहाँ से आती है, मेथेनोजन बैक्टीरिया क्या है, ठीक, इसमें गोबर की क्या उपयोगिता है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल से आप पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का क्या रोल है, एंटीबायोटिक कैसे बनाई गई, कैसे आप देखेंगे कि मतलब कोई कवक है वो कैसे आपके लिए फायदेमंद है, कोई जीवाणु है, कोई सूक्ष्म जीव कोई भी है वो कैसे फायदेमंद है। फिर इसके बाद आप देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रम, सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम में आप सबसे पहले इसमें पहले जो चैप्टर है इसमें आप देखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी है क्या,
फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रम माने प्रक्रिया क्या है, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी, सजीवों का उपयोग किया जाएगा कुछ, ठीक है, और प्रयोग करके मानव कल्याण के लिए कुछ चीजें बनाई जाएंगी, ठीक है। अब आप ये सारी चीजें बहुत पहले से ही सुनते आ रहे होंगे, लेकिन जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, वो क्या कहती है, जो हमको यहाँ पे पढ़ना है वो क्या है, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें बनाऊंगा। जैसे आप सुने होंगे कि मान लिया कोई है कि ये गाय है और इसके अंदर जो दूध मिल रहा है, इस दूध में कुछ नहीं है, ठीक। तो हम क्या चेंज ला दें कि मतलब उसके अंदर वो चीज आ जाए। जैसे हमको जैसे देखना है कि टमाटर है, टमाटर में कीड़े लग जा रहे हैं, अब कीड़े से बचाने के लिए हमको बाहर से कीटनाशक डालना पड़ रहा है। अब उस कीटनाशक का प्रयोग टमाटर पे जब करेंगे तो हमारे ऊपर भी हो रहा है। तो हम क्यों कुछ ऐसा ना करें कि मतलब चेंज ही हो जाए, टमाटर खुद ही जो है वो प्रतिरक्षी अणु अपना बना ले, मतलब खुद ही अपनी रक्षा स्वयं कर ले टमाटर। ऐसी चीजें इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे कोई फसल के अंदर जेनेटिक रूप से चेंज कर दिया जाता है, आनुवंशिक स्तर पर बदलाव कर दिया जाता है। आनुवंशिक स्तर मतलब यहाँ पर दो आनुवंशिक का आधार क्या था, वंशागति का आधार क्या था, यहाँ पे आप पढ़ेंगे डीएनए, आरएनए, जीन, ये सारी चीजें। तो यही डीएनए जो है, जीन जो है, इस जीन को कैसे हटाएंगे, कैसे गलत जीन को हटाएंगे, कैसे सही जीन जोड़ेंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप पढ़ेंगे। और फिर इसके उपयोग करके हम कैसे कैसे चीजें बना रहे हैं, ठीक। आप पढ़ेंगे अभी कि इसके उपयोग से हम क्या क्या चीजें कर चुके हैं, तो आपको शॉकिंग हो जाएंगी, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे। फिर जीव एवं समष्टि, अब ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप ये पूरे चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, मैं इसको अलग अलग नहीं समझा रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें जब पढ़ेंगे, जैव विविधता एवं संरक्षण लिखा है। जैव विविधता आप समझेंगे कि क्या है, जैसे क्लास 10 में आपने भूगोल में पढ़ा होगा जैव विविधता, वहां पे थोड़ा था, यहाँ पे जैव विविधता एवं संरक्षण इसकी ज्यादा जरूरत है, ठीक। मतलब ज्यादा लेवल पे पढ़ना है इसको, हाई लेवल पर। अब जैव विविधता समझेंगे कि जैव विविधता है क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका प्रकृति में रोल है, हमारे लिए क्या योगदान है, और हम कैसी कैसी एक्टिविटीज करते जा रहे हैं कि जिसके कारण से बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं धरती से, ठीक है। क्या क्लाइमेट चेंज है, नीचे वाले इसमें देखेंगे क्लाइमेट चेंज क्या है, ठीक है। और अगर आप ये कहें कि सर मैं क्यों समझूं इन सारी मुद्दों को, मैं आपसे एक उदाहरण देकर के समझाता हूं कि देखो क्लाइमेट चेंज जो है आज की अगर मैं देखूं तो मतलब सबसे बड़े मुद्दों में आता है, ठीक। इसी चैप्टर में आप अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल मैं प्रूफ करके बता दूंगा कि ह्यूमन, मानव जो है ये प्राकृतिक रूप से शाकाहारी ही है। आप कहेंगे सर कैनाइन दांत होते हैं जो हमारे यहाँ पे, ये कैनाइन प्रमाण है कि ना हम मांसाहारी हैं, क्योंकि मांसाहारियों को कैनाइन दांत होता है। मैं आगे खंडन करूंगा बहुत सारी चीजों का, पर मैं बता दूं अभी कि कैनाइन जो होता है वो तो गोरिल्ला के पास भी होता है, पर उसने तो ऐसा नहीं किया कि मतलब कैनाइन है तो मांस फाड़ने लगा, ठीक है। आगे मैं पूरा तर्क दे करके बताऊंगा कि कैसे आप एक शाकाहारी जीव ही हैं, इसी में सिलेबस में नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग उतनी चाहिए आपको, क्योंकि आपका उद्देश्य क्लास 12th में बायोलॉजी में 70/70 या 70/50, सॉरी 70/70 या 50/70, 33/70, 23/70 ला करके पास होना नहीं है। आपके अंदर वो समझ आए जो ये समझाना चाह रहा है चैप्टर। जब आप ये जान पाएंगे फिर आप जान पाएंगे कि चैप्टर में है क्या। आप कहेंगे सर अरे मुझे पता है कि पर्यावरण में जो मुद्दे हैं वो उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, मैं कहूंगा कि आपको नहीं पता है, फिर आप कहेंगे नहीं सर मुझे पता है। मैं आपसे एक उदाहरण लेकर के पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन आप बताएंगे कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है सोच रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हाँ बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन जो सोच रहे हैं उनका सही है, पेड़ पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में। अब आप पूछेंगे ये सारी चीजें क्यों बता रहे हैं, ये सारी चीजें 2 मिनट सुनिए, मैं बता रहा हूं क्यों बता रहे हैं। अब एक पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और क्या बना रहा है, ऑक्सीजन, और क्या बना रहा है, खाद्य पदार्थ, ग्लूकोज वगैरह जो आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण, 11th में भी पढ़ा होगा और हाई स्कूल में भी। तो ये सारी चीजें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये बना रहा है पौधा, ठीक। अब ये तो पक्का पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण करने के दौरान पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और हम ऑक्सीजन ले रहे हैं।
अब आपसे जैसे मैं बात करूंगा कि प्रदूषण बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है क्योंकि CO2 का लेवल बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे सर पेड़ लगाओ, पेड़ से हो जाएगा काम। आप कहूंगा कि आंकड़े चेक किए हैं कभी? आप अगर आंकड़ों की बात करें, आप अगर डेटा की बात करें, तो डेटा क्या कहते हैं, देखिए सुनिए। एक जो इंसान का बच्चा होता है, इंसान का बच्चा जो पैदा होता है, ये बात गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, 48,000 से 60,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है, यानी उत्सर्जित करता है एक साल में। कितने साल में? एक साल में। ये डाटा बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, इसको भेजे में आप घुसने दीजिए, फिर आपको समझ में आएगा चैप्टर क्यों पढ़ना है। एक वर्ष में एक पेड़ कितना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन पहले ये जानेंगे कि इंसान छोड़ कितना रहा है। तो इंसान का बच्चा जो है वो एक वर्ष में 48,000 से 60,000 किलोग्राम, ये अपने दिल में उतरने दीजिए, 48,000 से 60,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। ठीक, अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि एक पेड़, परिपक्व पेड़, बड़ा पेड़, मैच्योर पेड़ जो होता है, एक विकसित पेड़, वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता होगा? एक इंसान का बच्चा छोड़ता कितना है? 48,000 से 60,000 किलो एक साल में। अब आप बताइए कि इंसान का बच्चा छोड़ता कितना होगा? 48,000 से 60,000 किलो। अब पेड़ लेता कितना होगा आप बताइए, दिमाग में आपके कितना आ रहा है? 10,000, 20,000। अब 48,000 से 60,000 किलो कौन छोड़ रहा है? एक इंसान। और एक परिपक्व पेड़ कितना लेता होगा? आपको जान करके ताज्जुब होगा, सिर्फ 30 से 35 किलो, 40 किलो अधिकतम, कोई पेड़ इससे ज्यादा नहीं लेता है। अब आप बताइए कि एक इंसान पर कितने वृक्ष बैठे? आप कहेंगे सर पेड़ ऑक्सीजन भी तो छोड़ता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन हम भी तो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं। उसका भी रिकॉर्ड देखिए, एक इंसान 812 किलो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक वर्ष में ऑब्जर्व कर लेता है, और एक पेड़ जो है वो बना कितना पाता है? वो सिर्फ 100 किलोग्राम ही बना पाता है। ठीक, 100 किलोग्राम ही बना पाता है, और हम सोखते कितना है? कितना? 812 किलो, मतलब करीब 8 गुना, 8 गुना हम सोख लेते हैं। और जो हम छोड़ते हैं वो पेड़ कितना सोखता है? एक भी गुना नहीं, मतलब कितने कम, 60,000 किलो छोड़ रहा है और सिर्फ 30 से 35 किलो वो सोख पा रहा है पेड़। अब आप सोचिए कि क्या पेड़ लगाने से समस्या हल होगी? आप कहेंगे नहीं सर, ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे। मैं कहूंगा ग्रीन एनर्जी, ये जो नई टेक्नोलॉजी चली है, मतलब आप कहेंगे स्वच्छ ऊर्जा आपको लाना पड़ेगा, आपको नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग करनी पड़ेगी, सोलर पैनल बनाने पड़ेंगे, आप ईवी का प्रयोग करें, आप डीजल वाले गाड़ी का प्रयोग ना करें। मैं कहूंगा आप सर्च कर लीजिए, डीजल वाली गाड़ी मान लिया अगर 100 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करती है, तो ईवी चलाने के कारण आप उससे कितना प्रदूषण करेंगे? तो आंकड़े बोलते हैं कि सिर्फ ज्यादा नहीं, 25 से 50% कम। यानी कि अगर कोई ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो बिजली वाली गाड़ी होती है, विद्युत से जो चलती है, तो वो अगर 100 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करती है, अगर उसके कार्बन इमिशन 100 यूनिट हो रहा है, तो इससे, ओ सॉरी, अगर डीजल वाली गाड़ी से कितना हो रहा है, पेट्रोल वाली गाड़ी से 100 यूनिट, तो पेट्रोल वाली गाड़ी से अगर 100 यूनिट हो रहा है, तो इससे बस 50 से 75 यूनिट, यानी कि सिर्फ 25 से 50 यूनिट कम इसके कारण हो रहा है। समझ गए? तो यानी कि ये सारी चीजें सलूशन नहीं है। अब आपको मैं बताऊंगा आगे कि सलूशन क्या है। आप कहेंगे अच्छा सर क्या होगा, 1-2 डिग्री तापमान ही तो बढ़ जाएगा। मैं कहूंगा तापमान नहीं बढ़ जाएगा बेटा। देखिए, ये तापमान बढ़ना एक बात है, मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो फसल है आपकी, आप जो देख रहे हैं फसल, ये फसल आपकी कितने डिग्री पर हो सकती है? नॉर्मली 40 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे ही। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि आप, बुखार आपको हो जाए, बुखार, आपका दिमाग बताइए, कहते हैं कि इनके दिमाग पर बुखार चढ़ गया है, इनका क्या हो गया, दिमाग पर बुखार चढ़ने से हल्का पागल टाइप के हो गए। सोचिए, पूरा शरीर का तापमान बढ़ने से क्या हो जाता है, व्यक्ति पागल हो जाता है। अगर पूरा वायुमंडल ही तापमान बढ़ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तो बताइए क्या होगा? आप मानसिक स्तर पर बताइए उतना सक्रिय रह पाएंगे क्या? बताइए। आप ज्यादा गर्मी में मतलब झुंझला जाते हैं काम करने में, जब पूरे वायुमंडल का तापमान ही 60 डिग्री हो जाएगा, यहां तक कि बारिश का पैटर्न भी बदल जाएगा। आप जो देख रहे हैं ये सारे ग्लेशियर्स, जो भारत की जितनी नदियां हैं, आप देखेंगे पूरे उत्तर भारत की जो खेती है वो किन नदियों पर, आप देखे होंगे कि गंगा,
यमुना, ये सारी नदियां निकलती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान ही तो बोलते हैं ना उत्तर भारत के मैदान को। आप देखेंगे कि जब इस नदियों का जो है विलुप्ति हो जाएगी, क्यों विलुप्ति हो जाएगी? क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर से ही गंगा आ रही है। अब गंगा अगर ग्लेशियर से आ रही है, थोड़ा बहुत पानी बरसने के कारण हो रहा है, तो अगर ग्लेशियर पिघल ही गए, पूरा सागर हो गया, तो पहले जलस्तर बढ़ेगा, बाढ़ आएगी, उसके बाद पूरी नदी सूख जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, पूरा फसल चौपट हो जाएगी। आप देख नहीं रहे कि कैसे बारिश का पैटर्न बदल रहा है, कैसे भारत में लगातार जो टाइम टाइम पर देखें, आप रिपोर्ट देखते रहे अगर, कैसे कैसे हम भारत में जो है देख रहे हैं कि तापमान कैसे कैसे बढ़ रहा है। ठीक, इसी में आप समझेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है, हमने क्या साइन किया था, हमने क्या वादे किए थे कि हम क्या करेंगे और हम कहाँ हैं अभी। ठीक, मैं पर्यावरणीय मुद्दे पर आपसे बहुत देर तक चर्चा कर सकता हूं और चर्चा करूंगा भी, इसलिए नहीं कि ये सिलेबस में है या नहीं, इसलिए क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है ये क्लाइमेट चेंज जानना। ठीक, इसलिए मैं आपसे चर्चा करूंगा कैसे आज दिल्ली प्रदूषित है। क्या चाइना का बीजिंग शहर जो आप पढ़ते हैं, चाइना का बीजिंग शहर, आज से अगर आप गूगल करें 15-20 साल पहले, तो दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित था, पर उन्होंने अपने शहर को साफ कर लिया। आज अगर आप गंगा की स्थिति देखें, बिल्कुल बदहाल स्थिति है गंगा की। मतलब हमारी रिवर, हमारी नदियां जो है, हमारे झील झरने, हमारी वायुमंडल, सब कुछ प्रदूषित होता जा रहा है। ठीक, यहां तक कि हमारी क्लाइमेट, हमारी जलवायु बदल रही है। रिपोर्ट्स ये तक दावा करते हैं कि हो सकता है भारत की जलवायु बदलने के कारण फसल का चक्र बदल जाए। अब सोचिए, आप सर्च कर लीजिएगा कि 2040-50 तक कितने लोग, लगभग 120 करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे, क्योंकि जहां वो रह रहे हैं वहां पर पानी भर जाएगा। जितने आप तटीय शहर देख रहे हैं, वो बंबई वगैरह, ये सब डूब चुके होंगे 2070-71 में, क्योंकि जलस्तर समुद्र का क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये सारी चीजें जब बढ़ेंगी तो क्या होगी, बढ़ने के कारण चीजें, समुद्र स्तर जैसे बढ़ेगा तो दिल्ली, वो सारी दिल्ली कहते, बंबई वगैरह, ये सब जो तटीय इलाके हैं, ये सारी चीजें डूब जाएंगी। अब डूबेंगे तो वहां की जनसंख्या कहां जाएगी, वहां की जनसंख्या अलग शिफ्ट होना चाहेगी। लेकिन अब जनसंख्या भी तो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो क्या करें, क्या तरीका क्या है क्लाइमेट चेंज को रोकने का? क्या इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं जिसको हमको डिस्कस करनी है। आई थिंक समझ गए होंगे आपकी सिलेबस में क्या पढ़ना है, और अगर आप एक इंसान हो तो आप जिम्मेदार इंसान के तौर पर यह भी जान गए होंगे कि इसको क्यों पढ़ना है। इसलिए नहीं पढ़ना है कि क्लास 10th या क्लास 12th के सिलेबस में इसको डाला गया है। आप किसी भी चैप्टर, किसी भी विषय को पढ़ें तो आप सबसे पहली चीज ये पढ़ें कि क्यों पढ़ना है। अब आप मुझे बताइए कि क्लाइमेट चेंज पढ़ना, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना, जनन वगैरह पढ़ना, ये सब आपके लिए जरूरी है या नहीं है? आप अगर सोच विचार करें तो मतलब यही लगेगा कि जरूरी है। इसलिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसको, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ये जर्नी आज से स्टार्ट हो चुकी है, अब धीरे धीरे नए नए वीडियोस आते रहेंगे। इन सारे एक एक चैप्टर को मैं चर्चा करूंगा। चैप्टर शुरू करने से पहले भी मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर में है क्या, क्यों पढ़ना है इस चैप्टर को। ठीक है, अब अगर आप ये जान ले चैप्टर हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, अगर आप जो चीज जान गए कि मतलब मेरे लिए ये जरूरी है, मुझे पढ़ना चाहिए, अब फिर उसके लिए आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप कोई दिक्कत नहीं, आप अगर ये समझ गए हैं कि ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है, अगर आपको लग गया कि मतलब मुझे कोई समस्या है, मैं कुछ नहीं जान रहा हूं और ये जानना जरूरी है, तो कैसे नहीं जानोगे आप उसको, फिर आप पढ़ते चले जाएंगे। आप एक हैबिट बना लेंगे कि मुझे बायोलॉजी पढ़नी है, इसलिए नहीं कि क्लास 12th के सिलेबस में है। फिर मैं बोल रहा हूं कि क्लास 12th के सिलेबस में है इसलिए नहीं पढ़ना है, ना इसलिए पढ़ना है कि थोड़ा नंबर आ जाए, इसलिए पढ़ना है कि एक जिम्मेदार नागरिक बन जाओ, समझ जाओ बायोलॉजी को, और बायोलॉजी को बायोलॉजी की दृष्टि से पढ़िए। तो अगर अच्छी लगी हो क्लास तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और ऐसी ही और क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। कल से बैक टू बैक क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।